हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटीज़ इन शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम आज आए हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 जो है उसका नाम क्या है? नेशनलिस्ट मूवमेंट। अभी की नया वर्ड आया है मूवमेंट। इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम क्या था? ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया। इट शोज द आइडियोलॉजी ऑफ द देन इंडिया की 1858 के बाद उस इंडिया की आइडियोलॉजी में क्या चेंजेस आए, और वो आइडियोलॉजी का जो आउटकम है वो इस चैप्टर के अंदर दिखता है। तो वो क्या है? आउटकम मूवमेंट। अब हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू होने जा रहा है। ये चैप्टर कवर करता है 1905 से 1918 तक का टाइम, और इसको हम ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म कहते हैं। नाउ हाउ दिस नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। मिलिटेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे रेडिकल आइडियाज की मदद से, आंदोलन की मदद से लोगों की जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज किया जाएगा और एक ओपिनियन क्रिएट किया जाएगा, पब्लिक ओपिनियन, कि जो ब्रिटिशरों का सामना करने के लिए हेल्पफुल है। ये चीज कैसे हुई? इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल? अचानक ऐसा तो क्या हुआ कि लोगों के अंदर मिलिटेंट थॉट्स डेवलप होने लगे? तो उसके कुछ फैक्टर्स यहाँ शुरुआत में समझाए गए, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। हमें ये पता चल गया कि ये ब्रिटिशर जो है, हम उनके बेटे नहीं, हम उनके नौकर हैं। वी आर नॉट द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश, वी आर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही होगा, ये लोग हमें कुछ सामने देंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हमें जो सही उनका नेचर था वो पता चल गया। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो मॉडरेट्स थे वो रिक्वेस्ट करने में मानते थे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार हर्ट भी हुई। 1892 के एक्ट में हम वो देख सकते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट है वो नेशनलिस्ट है, नेशनल एजुकेशन लिया हुआ है उन्होंने, वो यहीं पे पले बड़े हुए हैं। उनके अंदर जो थॉट्स है वो थोड़े रेडिकल थॉट्स है, इंडिया की ज़मीन से पैदा हुए थॉट्स है। इस वजह से क्या हुआ? एक सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दैट क्रिएटेड लीडरशिप क्वालिटी अमॉन्ग द लीडर्स। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन डेवलप हुआ। अच्छा, ब्रिटिशरों की जो पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, उसमें अब वो ज़्यादा ब्रिटिशरों को प्रेफर कर रहे थे। अर्लियर इट वाज कंपनी। कंपनी का काम क्या होता है? कॉस्ट बचाना। कॉस्ट बचाने के चक्कर में कंपनी क्या करती थी? इंडियंस को ज़्यादा रिक्रूट करती थी। अब क्राउन रूल है। क्राउन रूल मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम होता है स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। तो स्टेबिलिटी के लिए वो लोग ब्रिटिशरों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसके चक्कर में इंडियंस क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड होंगे। दिस ऑल्सो बिकेम अ रीज़न। फिर उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी थे। इसी समय पे इंटरनेशनली कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जिसके अंदर ब्रिटिशरों को मार पड़ रही थी। ब्रिटिशर बहुत सारी जगह पे हार रहे थे, और ये देख के हम लोगों का उत्साह बढ़ा कि अगर ये लोग कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री इथोपिया, जिसने इटाली को हरा दिया। जापान ने इसी समय पे रशिया के ऊपर अटैक किया, और जो रूसो जैपनीज वॉर है उसके अंदर जापान ने रशिया को हराया। साउथ अफ्रीका के अंदर बॉयर वॉर चल रहे थे, और बॉयर वॉर के अंदर ब्रिटिशरों को भी मार पड़ी। तो ये सब देख के हमको मोटिवेशन मिला कि हम भी कर सकते हैं। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। लाइक लाल बाल पाल का नाम सुना होगा आपने, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो ये ऐसे लीडर्स, जो ट्रेन लीडरशिप एग्जिस्ट करती थी, जिसके चलते हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस का दूसरा फेज, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, और इन लीडर्स को भी हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट फेज यहाँ से शुरू होता है। ऑफिशियल इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहाँ पे एक वाइसरॉय आए, उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज जो है उसमें जो लास्ट स्टेप आता है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल से हिंदुस्तान के अंदर एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होती है, जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो मोटो क्या था इस मूवमेंट का? स्वदेशी एंड बॉयकॉट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, विमेन ने पार्टिसिपेट किया, हिंदू मुस्लिम दोनों ने पार्टिसिपेट किया। मास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। उसका एक ऑल इंडिया एस्पेक्ट भी है मूवमेंट का, कि जिसके थ्रू कैसे मूवमेंट पूरे देश में धीरे धीरे करके फैली। हालांकि यहाँ पे कुछ कंसिक्वेंसेस भी आए, जैसे कि हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर हिंदू मुस्लिम जो है वो अलग हुए, सूरत स्प्लिट के थ्रू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है वो भी एक दूसरे से अलग हुए। तो ये सब पॉलिसीज इस चैप्टर के अंदर हम मेनली देखते हैं।
अच्छा, जब ये स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गई तो इसके बाद क्या शुरू हुआ? ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी। मिलिटेंसी जिसको हम रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी इस समय के दौरान क्या रही वो भी हम देखते हैं। इसी समय के दौरान कुछ नए थॉट्स इंडिया में पैदा हो रहे, दैट इज कम्युनलिज्म। ये हिंदू मुस्लिम के बीच का गैप जो और बढ़ गया। 1914 आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है 1914 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियंस का स्टांस क्या था? ब्रिटिशरों की पॉलिसी ये थी कि उनको वर्ल्ड वॉर पे ज़्यादा फोकस करना है, इंडिया में जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म चल रहा है उसको उनको बंद करना है। कैसे बंद करवाएंगे? तो यहीं पे शुरू होता है एक नया आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग आंदोलन शुरू होता है 1914 में, जब तिलक जेल से बाहर छूट के आते हैं, और ये आंदोलन चलता है 2 साल तक, जिसके परिणाम के स्वरूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होता है 1916 में, दैट इज लखनऊ सेशन के अंदर लखनऊ पैक्ट साइन होता है। तो लखनऊ पैक्ट के अंदर ये मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों फिर से एक हो गए, और जो हिंदू मुस्लिम अलग हुए थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों भी एक हो गए। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली ये देखते हैं कि शुरुआत में कैसे मिलिटेंट थॉट्स डेवलप हुए, फिर बीच में कैसे आंदोलन हुआ, आंदोलन को ब्रिटिशरों ने कैसे तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने के बाद यहाँ पे कैसे रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म फैला, और उस चीज़ को बंद करने के लिए कैसे होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ, और होम रूल लीग आंदोलन के चलते कैसे भरत मिलाप हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का और मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का लखनऊ सेशन के अंदर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।